पे मैं अनिल दुबे। देखिए, आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, वो टॉपिक है ऊर्जा संकट। दरअसल यूएस और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चर्चा का केंद्र बना दिया है। वैसे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ चर्चा में इसलिए नहीं है कि उस युद्ध फारस की खाड़ी में ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, बल्कि वह 33 किलोमीटर का एक ऐसा गलियारा है जिससे दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और 30% एलएनजी परिवहन होता है। यही कारण है कि वह भू राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक तीनों ही दृष्टियों से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस युद्ध की परिदृश्य ने दुनिया में जो ऊर्जा संकट पैदा किया है, तो भारत जैसा विकासशील देश जो कि तेजी से आर्थिक गति से वृद्धि करते जा रहा है, वो इससे अछूता कैसे रहे, ये संभव नहीं है। जबकि भारत अपनी अधिकांश ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 88% कच्चा तेल जो है वो आयात पर निर्भर है। यही कारण है कि ये जो ऊर्जा संकट वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान होने से पैदा हुआ है, उसने भारत को एक गंभीर चुनौती दी है। और इसका ताजा उदाहरण है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया अपील। उन्होंने कहा है, देशवासियों से 140 करोड़ देशवासियों से अपील किया है कि आप ऊर्जा बचाइए, ईंधन बचाइए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए और ऑनलाइन मीटिंग्स कीजिए। देखिए, जब प्रधानमंत्री या देश का मुखिया अपने देशवासियों से एक अपील कर रहा है, तो इसके गहरे निहितार्थ हैं कि कौन सी वह आपदाजनक स्थिति आ गई है या आने वाली है जिसकी वजह से देश के प्रधानमंत्री को लोगों से अपील करनी पड़ रही है कि आप ईंधन बचाइए, डॉलर बचाइए। तो इस ऊर्जा संकट के टॉपिक को आज हम लोग समग्र तरीके से देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इसके कारण क्या हैं और इसके भारतीय अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर क्या गहरे प्रभाव पड़ रहे हैं। साथ ही साथ हम अंत में ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या उपाय भारत सरकार कर रही है इस समाधान से निपटने के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक। देखिए, इस टॉपिक को बात करें और हम अमेरिका ईरान की चर्चा ना करें, ये संभव नहीं है। इस टॉपिक के मूल में ही है अमेरिका और ईरान के बीच जो गल्फ में युद्ध हो रहा है, वो हम समझते हैं। देखिए, ये है ईरान, ये है फारस की खाड़ी और ये है ओमान की खाड़ी, और इन दोनों के बीच में ये जो 33 किलोमीटर का सकरा जल क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसकी महत्ता ये है कि यह दुनिया भर के कच्चे तेल के परिवहन का लगभग 20% अकेले कवर करता है। अर्थात 20% कच्चा तेल यहाँ से गुजरता है, जिसकी वजह से इसकी आर्थिक महत्ता बढ़ जाती है। लेकिन अभी क्या हुआ है, ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लगा दिया है लॉक। इसका हो गया है तालाबंदी, जिसकी वजह से खाड़ी देशों से आने वाली कच्चे तेल की आपूर्ति दुनिया भर में बाधित हो गई है। यही कारण है ऊर्जा संकट का। देखिए, ऊर्जा संकट है क्या? क्या है ऊर्जा संकट? जब ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच में एक असंतुलन पैदा हो जाए, वह स्थिति है ऊर्जा संकट। तो ऊर्जा की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, कम हो गई, जिसके कारण से ऊर्जा संकट की स्थिति पैदा हो रही है। ये तो है ईरान और युद्ध, यूएस के बीच हो रहे युद्ध का प्रभाव। इस टॉपिक पे और अधिक विस्तृत आपको विश्लेषण चाहिए, तो हमने इस टॉपिक पर एक स्पेशल विशेष रूप से वीडियो बनाया हुआ है, जिसको आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए, अब चूंकि हमने कहा कच्चे तेल की जो आपूर्ति है वो हो गई है बाधित, आपूर्ति हो गई है बाधित, जिसकी वजह से मांग पूरा नहीं हो पा रहा है। अब इसका असर क्या होगा? मूल्य में वृद्धि, और यही हुआ। दरअसल जब ईरान युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था, ये जनवरी की बात है, तब $68 प्रति बैरल लगभग कच्चे तेल की कीमत थी। लेकिन अब कच्चे तेल की कीमत है लगभग 110 से 115 डॉलर प्रति बैरल। ये लगभग 2 गुना मूल्य वृद्धि आपको दिखाई दे रही है, जिसके कारण से ये मूल्य वृद्धि की वजह से एक ऊर्जा संकट या ऊर्जा आपूर्ति की
स्थिति पैदा हो रही है। ये बैरल जो है देखिए, एक बैरल का मतलब होता है, दरअसल ये वॉल्यूम नापने का एक इकाई है। एक बैरल का मतलब होता है 159 लीटर कच्चा ऑयल, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं एलएनजी सप्लाई चेन का टूटना। एलएनजी दुनिया में 30% एलएनजी का जो निर्यात है वो ये देश करता है, कतर। दुनिया के 30% एलएनजी का निर्यात अकेले करता है कतर। कहाँ से होकर करता है? वो गल्फ से होते हुए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए करता है। लेकिन अब चूंकि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर हो गई है नाकेबंदी, जिसकी वजह से दुनिया को 30% एलएनजी का आपूर्ति बाधित हो गया है, जिसके कारण से एलएनजी का सप्लाई चेन टूट गया है। और भारत जैसे देश जो कि अपने लगभग 55% एलएनजी को आयात करते हैं, उनके लिए एक गंभीर संकट पैदा हो गया है। साथ ही साथ अमेरिकी प्रतिबंधों का असर देखिए, काटसा ये एक्ट बना था 2017 में। इसका फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। मतलब कि जो अमेरिका के प्रतिबंधी देश हैं, प्रतिरोधी देश हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, रसिया और ईरान, तो जो भी देश इन तीनों देशों से रणनीतिक या व्यापारिक संबंध रखेगा, उन देशों पर अमेरिका जो है व्यापारिक, वाणिज्यिक, आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए इस एक्ट को लेकर आया था। तो उस समय से ही 2017 से ही इस एक्ट का प्रयोग करते हुए अमेरिका जो है ईरान पर और ईरान से संबंध रखने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाता आ रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में ईरानी तेल की आपूर्ति बाधित हुई है और ऊर्जा संकट की स्थिति पैदा हुई है। ये तो थे बाह्य कारण कुछ, जिसकी वजह से वर्तमान ऊर्जा संकट गहराया है। अब हम लोग देखते हैं कुछ घरेलू कारण। देखिए, भारत की अपनी ऊर्जा संरचना ऐसी है कि भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, क्योंकि हम ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। खाड़ी देशों की जैसी भौगोलिक परिस्थितियां हमारे पास नहीं है। साथ साथ हम लोग हैं पेट्रोलियम उत्पादों के चौथे सबसे बड़े निर्यातक। आप लोगों को लग रहा होगा कि सबसे बड़े तीसरे आयातक हैं तो फिर इतना निर्यात क्यों करते हैं? दरअसल हम पेट्रोलियम पदार्थ जो है, जो क्रूड फॉर्म में होता है कच्चा तेल, उसको हम लोग आयात करते हैं और अपने रिफाइनरियों में उसको रिफाइन करने के बाद रिफाइंड जो पेट्रो प्रोडक्ट है उसको हम लोग निर्यात करते हैं। ये भारत जो है दुनिया में पेट्रो केमिकल या कहें पेट्रो प्रोडक्ट के रिफाइनिंग का एक बहुत बड़ा हब है। तो ये हमारा ऊर्जा का मॉडल है। चौथा सबसे बड़े निर्यातक है, तीसरा सबसे बड़े आयातक है। साथ साथ हम अपने संपूर्ण कच्चे तेल की आवश्यकताओं का 88% आयात पर निर्भर हैं। प्राकृतिक गैस के 51% के लिए आयात पर निर्भर हैं, जिसकी वजह से ये जो दुनिया भर में तेल संकट पैदा हुआ है उससे हम ज्यादा सर्वाधिक तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि हमारी आयात निर्भरता बहुत अधिक है। साथ साथ खाड़ी देशों पर हमारी जो निर्भरता है उसे देखते हैं। जो 88% हम जो कच्चे तेल पर निर्भर हैं, उसका 60% कच्चा तेल हम केवल पश्चिम एशिया से मंगाते हैं। और यही कारण है कि समय समय पर विचारकों और रणनीतिकारों के द्वारा यह कहा जाता है कि ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण किया जाना बहुत जरूरी है, ताकि इस तरह की किसी भी आपदाजन्य परिस्थिति में हमें ऊर्जा संकट का सामना करना न पड़े। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक भारत के ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण उस स्तर पे नहीं हो पाया है जिस स्तर पे हमें किया जाना चाहिए था। वर्तमान में 60% हम पश्चिम एशिया से आयात करते हैं, और जो बाकी देश हैं हमारे आपूर्तिकर्ता, जैसे रूस, ब्राजील, अफ्रीका, इनका योगदान हमारी ऊर्जा आपूर्ति में लगभग 35% ही है। और अब हम आगे जब उपाय पर बात करेंगे तब हम देखेंगे कि भारत अब इन्हीं स्रोतों से आपूर्ति पर ध्यान देकर ऊर्जा आपूर्ति स्रोतों का विविधीकरण करने की कोशिश कर रही है। अब जब ऊर्जा संकट आ गया है तो देश भर में एक बहस छिड़ गई है कि हमारे पास कितने दिनों का तेल भंडार है। तब सरकार ने अभी 11 मई को एक स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि हमारे पास लगभग 60 दिनों के लिए कच्चा तेल उपलब्ध है, प्राकृतिक गैस 60 दिनों के लिए उपलब्ध है और एलपीजी भी लगभग 45 दिनों के लिए उपलब्ध है। ये है रणनीतिक तेल भंडार भारत का। मतलब कि भारत ने इतना तेल संचित करके रखा हुआ है। लेकिन आप कल्पना कीजिए, केवल एक वीक के लिए अगर तेल आपूर्ति बाधित हो जाती है तब भारत में कैसी अफरा तफरी मचेगी, क्योंकि हमारे पास है केवल इतने दिनों का
तेल और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो मानदंड है वह कहता है कि कम से कम 90 डेज के लिए रणनीतिक भंडार देशों के पास होना चाहिए ऊर्जा सुरक्षा की स्थिति को प्राप्त करने के लिए। साथ ही साथ हमारा जो घरेलू उत्पादन है वो भी लंबे समय से काफी स्थिर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अन्वेषण, उसके बाद भूमि अधिग्रहण, उत्खनन, वित्तीय समस्या, तकनीकी समस्या, निजी निवेश की कमी आदि विविध कारणों से हमारा घरेलू उत्पादन उस स्तर पर नहीं बढ़ पाया है कि भारत की बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सके, जिसके कारण से आयात निर्भरता हमारी एक व्यवस्था है। कोल गैसिफिकेशन मतलब क्या है? कोयले को गैस में परिवर्तित करने की एक थर्मोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें कोयले से हम लोग बनाते हैं गैस। अब चूंकि यह सिंथेटिक है इसलिए इसको सीन गैस भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है सीन गैस में मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब ये मेथेन है वो है स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत जिसको माना जाता है। इसके यूज से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है वो कम होता है, जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, कोयले को पहले गैस में कन्वर्ट करते हैं, फिर गैस को हम लोग यूरिया अमोनिया निर्माण में और हम लोग प्राकृतिक गैस के विकल्प के रूप में उपयोग करते हैं। और ये है ग्रीन हाइड्रोजन। जब हम लोग H2O को नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ लेते हैं, तब ये जो हाइड्रोजन प्राप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, जिसका हम लोग भविष्य के ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। तो हमारा जो मिशन है कोल गैसिफिकेशन का मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन, इस पर भी कार्य की जो गति है, उसके क्रियान्वयन की गति है, वो उस स्तर पे नहीं है कि हमारी विशाल ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके, जिसके कारण से आयात निर्भरता बनी हुई है और ऊर्जा संकट भारत में गंभीर होते जा रही है। कमजोर बुनियादी ढांचा एक दूसरा कारण है। भारत में जो ट्रांसमिशन लॉस है एनर्जी का, कमजोर ग्रिड क्षमताओं की वजह से वो लगभग 18% है, जबकि दुनिया में औसत ये 6 से 7% है। तो हमें इतना अतिरिक्त बिजली हमारा जो है वो नुकसान हो रहा है या व्यय हो रहा है, जो कि ऊर्जा संकट को और गंभीर बनाता है। अब देखिए मांग पक्ष। भारत भारत की जो वर्तमान अर्थव्यवस्था है या हमारी वर्तमान जो आर्थिक लक्ष्य हम कहें, महत्वाकांक्षी भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य हो 2047 तक, या यूं कहें कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको 2047 तक तो 30 ट्रिलियन डॉलर की जो अर्थव्यवस्था बनाने की हमारे जो लक्ष्य है, 2027 से 29 तक हमारा जो लक्ष्य है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बने। अच्छा, वर्तमान में भारत लगभग 4.15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, जो कि चौथे पांचवें नंबर पे वो रहती है लगभग आसपास। ये हमारा 2027-29 5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य है और इस दोनों लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए डबल डिजिट में ग्रोथ रेट आने वाले 2 दशकों तक। तो ये संभव कैसे होगा? बिना ऊर्जा सुरक्षा के हम अपने महत्वाकांक्षी आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना नहीं कर सकते। चाहे वह बात हो मेक इन इंडिया को, मेक इन इंडिया का टारगेट क्या है? भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। भारत की जीडीपी में जो मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो है इस समय लगभग 15 से 17%। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है 2035 तक इसको 25% तक बढ़ाना, ताकि भारत का हो सके औद्योगिकरण और भारत बन सके विकसित राष्ट्र। लेकिन ये सब तभी संभव है जब हमें ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त होगी और इन आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें है ऊर्जा की मांग, और यही मांग है बन रहा है ऊर्जा संकट की बड़ी वजह। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ छोटे छोटे कारण, जैसे कि बढ़ती हुई आबादी, 140 करोड़ की आबादी, लगभग 30-31 करोड़ वाहन, उसकी बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताएं, ऊर्जा दक्षता की भारत में कमी, एनर्जी टेक्नोलॉजी का विकास न हो पाना, सब्सिडी बड़ा संकट है। सब्सिडी, उर्वरकों पे सब्सिडी, किसानों को बिजली के बिल में सब्सिडी, चाहे वो राजनीतिक लाभ के लिए ही क्यों हो। तो जब सब्सिडी किसानों को मिलता है तो ऊर्जा का जो उपभोग है या यूं कहें कि अतिरिक्त व्यय है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण से ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है। जीवाश्म ईंधनों पर हमारी लगातार निर्भरता बनी हुई है। आज भी भारत के कुल ऊर्जा मिश्रण में 50% का योगदान लगभग जीवाश्म ईंधनों का बना हुआ है। लगातार भारत में हो रहे शहरीकरण के कारण से भी ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी, चाहे वह भूतापी ऊर्जा की बात हो, चाहे वह समुद्री तरंग ऊर्जा की बात हो, या फिर सौर ऊर्जा
की बात हो, भारत में जो तकनीकी पिछड़ापन है और तकनीकी के लिए विदेशों पर निर्भरता है, वो लगातार बनी हुई है, जिसकी वजह से ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की जो लागत है, वह अधिक है। यही कारण है कि इसकी गति बहुत ही धीमी है कि हमें ऊर्जा संरक्षण आत्मनिर्भर बना सके। अब हम लोग कारणों पर विचार करने के बाद देखते हैं कि आखिर इस ऊर्जा संकट ने हमें किस तरह से प्रभावित किया है। देखिए, अभी प्रधानमंत्री ने जो अपील किया है उसके मूल में है कि एनर्जी बचाइए ताकि एनर्जी इंपोर्ट करना ना पड़े, ताकि डॉलर का जो संकट है वो कम हो सके। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचाइए, यही प्रधानमंत्री की अपील है। शायद इसीलिए उन्होंने कहा है कि सोना कम खरीदिए या अनावश्यक सोना खरीदने से बचिए। ठीक है, देखिए क्या होता है। भारत लगभग 88% ऑयल को इंपोर्ट करता है, उसके लिए हमें चाहिए डॉलर। अब डॉलर की मांग बढ़ती जा रही है क्योंकि कच्चे तेल की कीमत बढ़ती जा रही है। जब डॉलर की मांग बढ़ेगी तो डॉलर का मूल्य भी बढ़ते जाएगा। इससे क्या होगा, भारत का आयात बिल बढ़ते जाएगा। आयात बिल बढ़ेगा तो भारत के चालू खाते का घाटा बढ़ते जाएगा और अंततः भारत का ट्रेड डेफिसिट या व्यापार घाटा भी बढ़ते जाएगा। ये होगा डॉलर की मांग का कैस्केडिंग इफेक्ट। इसीलिए अपील की जा रही है कि ऊर्जा संरक्षण कीजिए, डॉलर बचाइए। आयातित मुद्रा स्फीति मतलब कि बाह्य कारणों से भारत में मुद्रा स्फीति का पैदा होना। ये बाह्य कारण ही है क्योंकि भारत में महंगी तेल आयात हो रही है, जिसकी वजह से परिवहन महंगा होगा। परिवहन महंगा होगा तो लॉजिस्टिक लागत बढ़ेगी। लॉजिस्टिक क्या होता है? लॉजिस्टिक होता है कोई भी कच्चा सामान है या उत्पादित सामग्री है, उत्पाद है, उसको एक उसके मूल स्थान से लेके उसके उपयोग के स्थान तक ले जाने के लिए जो भी अवसंरचनात्मक आवश्यकताएं हैं, भंडारण की, परिवहन की, उसको प्रोसेसिंग की, उस सबको हम लोग एक साथ करते हैं लॉजिस्टिक। तो जब ऊर्जा की लागत बढ़ेगी तो भारत की लॉजिस्टिक लागत में भी वृद्धि होगी, जिसका परिणाम क्या होगा, औद्योगिक उत्पादन जो है वो गिरेगा। औद्योगिक उत्पादन गिरेगा तो औद्योगिक उत्पादन जो सूचकांक है उसमें कमी देखने को मिलेगी हमको, जिसका असर क्या होगा, भारत में आर्थिक वृद्धि दर में हमको कमी देखने को मिल सकती है, आईआईपी में कमी की वजह से। इन सब का एक परिणाम होगा कि भारत में मेक इन इंडिया, विनिर्माण आदि जब हम जो परियोजनाएं जो हम चला रहे हैं, उन परियोजनाओं की रफ्तार हो जाएगी धीमी और भारत विकसित भारत बनाने का जो हमारा लक्ष्य है वो हो जाएगा बाधित। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ हम लोग चुनौतियां देखते हैं। ये है उर्वरक संकट। भारत लगभग अपने 1/3 यूरिया और डीएपी को आयात करता है पश्चिम एशिया से, लेकिन पश्चिम एशिया से ऊर्जा आपूर्ति और यूरिया आपूर्ति बाधित होने की वजह से हमारे सामने एक उर्वरक संकट की स्थिति पैदा। उर्वरक संकट कृषि संकट और खाद्यान्न संकट को भी आगे प्रेरित करेगी। साथ साथ हम लोगों का जो एलएनजी इंपोर्ट है वो भी बाधित हुआ है, क्योंकि 55% एलएनजी हम वेस्ट एशिया से इंपोर्ट करते हैं। अब एलएनजी से हम लोग बनाते हैं यूरिया, अमोनिया, जिसके कारण से हम लोगों का घरेलू उर्वरक उत्पादन भी संकट में है। यही कारण है कि एक उर्वरक संकट की स्थिति देखने को मिल रही है। रेमिटेंस, रेमिटेंस क्या होता है? जो भारतीय डायस्पोरा है, जो भारत में रहने वाले लोग जो विदेशों में रहते हैं, विदेशों से काम करके जो भारत में पैसा भेजते हैं, वो रेमिटेंस। 2024 की अगर मैं बात करूं तो लगभग हमें 137 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस हमें प्राप्त हुआ है पूरी दुनिया से, और भारत रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों में दुनिया में पहले नंबर पर है। ये हमारे फॉरेक्स रिजर्व में एक बहुत बड़ा हिस्सा रखता है। किंतु डायस्पोरा पश्चिम एशिया में जो बहुत अधिक आबादी में रहती है, उनके कार्य प्रभावित होने की वजह से भारत में रेमिटेंस की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है और भारत में डॉलर का जो इनफ्लो है वो भी प्रभावित हो सकता है। एक तो भारत का से डॉलर का आउटफ्लो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और इनफ्लो अब कम होने वाला है, जिसने डॉलर संकट को पैदा किया है। आयात स्रोतों का विविधीकरण, ये देखते हैं अब हम लोग उपाय इन संकट और प्रभावों के बाद। देखिए, हम अभी वर्तमान में 60% तेल आयात करते हैं वेस्ट एशिया से। हमारी तेल निर्भरता पश्चिम एशिया पर बनी हुई है, लेकिन अब भारत क्या कर रहा है
कि ब्राजील, गुयाना, अमेरिका आदि देशों से तेल और एलपीजी खरीदने के लिए समझौते कर रहा है, जिससे कि आयात स्रोत में विविधीकरण हो और भारत की ऊर्जा निर्भरता किसी एक ही देश पर या एक ही क्षेत्र पर ना बने रह सके। साथ ही साथ भारत अपने स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व रणनीतिक तेल भंडार का विस्तार करते जा रहा है। अच्छा, रणनीतिक तेल भंडार भारत में इस वक्त कहाँ कहाँ पर है? भारत में रणनीतिक तेल भंडार है, एक विशाखापट्टनम में, एक कर्नाटक के मैंगलोर में और एक पादुर नामक स्थान पे। 3 जगह पे भारत ने रणनीतिक तेल भंडार बनाकर कच्चे तेलों को संग्रहित किया है। लेकिन अब भारत अपने एक जो कर्नाटक के पादुर में जो है उस रणनीतिक तेल भंडार का और उड़ीसा में एक नई स्थान जिसको हम लोग कहते हैं चंडीखोल, यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व नया निर्माण कर रहा है ताकि भारत का जो रणनीतिक तेल भंडार है वो अधिक दिनों के लिए पर्याप्त हमें ऊर्जा आपूर्ति दे सके। इसलिए भारत ये दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा का उपाय के रूप में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को एक विस्तार दे रहा है। साथ साथ हार्मुज स्ट्रेट से जो हमारे तेल टैंकर आ रहे हैं उनकी सुरक्षा की बात की जा रही है, वे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात की जा रही है। घरेलू नीति एवं मांग प्रबंधन कर रहे भारत ने अभी हाल ही में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एक निर्देश जारी करते हुए तेल कंपनियों से कहा है कि घरेलू तेल उपभोक्ताओं को औद्योगिक उपभोक्ताओं के ऊपर प्राथमिकता दी जाए ताकि घरेलू ऊर्जा संकट पैदा ना हो और समाज में ऊर्जा की वजह से कोई अफरा तफरी की स्थिति न बने। एलपीजी उत्पादन में वृद्धि की जा रही है। 36,000 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ करता था लगभग 3 महीने पहले, लेकिन उसे बढ़ाकर अभी 54,000 मीट्रिक टन तक लेके आए हैं ताकि घरेलू ऊर्जा उत्पादन बढ़ सके और ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता बनी रह सके। एक दीर्घकालिक उपाय भारत ने किया है, हालांकि अभी तो अमेरिकी दबाव की वजह से रूस से तेल आयात काफी कम हो गया है, लेकिन एक 2000 में ये भारत और ईरान और यूएस के माध्यम से किया गया आईएनएसटीसी एक प्रोजेक्ट है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये दरअसल हमें जोड़ता है रूस से और यूरोप से मध्य एशिया के रास्ते से होते हुए। एक रास्ता है, देखिए कि हम इन भारत जो है वो यहाँ से बाबल मंडेप स्ट्रेट से होते हुए आए लाल सागर, यहाँ से स्वेज नहर पार करे, फिर भूमध्य सागर से होते हुए ये आए अटलांटिक और फिर यूरोप से जुड़े। तो ये रास्ता बहुत अधिक समय साध्य और व्यय साध्य है जिसकी वजह से हम एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश कर रहे थे और ये है एक वैकल्पिक मार्ग जो भारत ने निर्मित किया है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर मॉस्को और अस्तरखान होते हुए अजरबैजान और ईरान होते हुए बंदर अब्बास से मुंबई तक ये मध्य एशिया से एक व्यापारिक रूट बनाया गया है जिससे कि हमें यूरोप और रसिया से व्यापार करने में आसानी हो सके। इस रूट के जरिए रूस से तेल आयात की बात की जाती रही है और ये एक दीर्घकालिक समाधान के रूप में भारत ने एक परियोजना को बनाया है। साथ साथ चेन्नई व्लादिवोस्टोक मार्ग, ये है भारत का चेन्नई और ये है रसिया का व्लादिवोस्टोक। तो इसे होते ये जापान सी, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी होते हुए मलक्का स्ट्रेट, बंगाल की खाड़ी से चेन्नई तक एक समुद्री मार्ग, यहाँ से हम लाते हैं रूस से तेल। हालांकि अभी इसमें कमी आ गई है अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से, लेकिन ये एक स्थायी मार्ग है जो भारत ने ऊर्जा आपूर्ति मार्ग के विविधीकरण के लिए स्थापित किया हुआ है। साथ ही साथ दीर्घकालिक कुछ उपाय भारत कर रही है। गैर जीवाश्म ईंधनों की क्षमता का विस्तार। वर्तमान में भारत के ऊर्जा मिश्रण में 50% से अधिक हमारे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का योगदान है, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, भूतापिक, ग्रीन हाइड्रोजन और मेथेनॉल, E20 आदि वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों पर भारत काम कर रही है। ग्रीन ट्रांसपोर्ट, सीएनजी से परिवहन या ईवी आदि की हम बात कर रहे हैं। सीएनजी आधारित वाहन चल रहे हैं और ईवी व्हीकल को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार फेम स्कीम लेके आई है और सब्सिडी की नीति भी ईवी व्हीकल के लिए दे रही है सरकार। सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो, रेल, ट्रेन आदि को प्रोत्साहित कर रही है। सर्कुलर इकोनॉमी एक नया कॉन्सेप्ट है। देखिए, सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब होता है वेस्ट को फेंकना नहीं बल्कि उसको यूज करना, रीयूज, रिसाइकल, इसके कॉन्सेप्ट पर चलता है सर्कुलर इकोनॉमी। तो सर एक होता है उत्पादन, दूसरा है उसको फेंक देना, फेंक दिया, यह है लिनियर इकोनॉमी। अब फिर से उत्पादन कीजिए तो ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी, लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी कहता है ये उत्पादन और ये अवशिष्ट
अब इसको रीयूज कीजिए, रिसाइकल कीजिए, ताकि ये जो नया उत्पादन में जो अधिक ऊर्जा लगना है वो मत लगे। तो इस प्रकार से सर्कुलर इकोनॉमी के मॉडल से हम ऊर्जा संरक्षण की बात कर रहे हैं, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देने, जैसे कि हम लोग एलपीजी को देखें, वन नेशन वन गैस ग्रिड की बात हो रही है, ताकि पूरे देश में सरल तरीके से गैस की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, ताकि ऊर्जा संकट की स्थिति में भी क्षेत्रीय विविधता न रहे ऊर्जा को लेकर। आदि आदि सब उपाय भारत ऊर्जा संकट से निपटने के लिए कर रही है। लेकिन जब तक अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा यह वैश्विक संघर्ष लगाम नहीं लगता है, जब तक हार्मुज स्ट्रेट जो है वो नाकेबंदी खत्म नहीं होती है, तब तक ऊर्जा संकट की स्थिति से निपटने के सारे आसार प्रभावहीन, बेअसर साबित होते जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार कोशिश कर रही है, कूटनीतिक मंचों के माध्यम से, वार्ता मंचों के माध्यम से, कि कूटनीतिक तरीके से इस युद्ध का समाधान निकल सके। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए ये था आज के लिए ऊर्जा संकट का टॉपिक, और आगे हम लोग फिर से मिलेंगे जब बहुत जल्द ही कोई नया टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।